अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ये हमारी आज की डायरी है और हमारा जो SLO होगा वो होगा स्टेट दैट रेडियो एक्टिविटी कैन चेंज द प्रोटॉन नंबर एंड आल्टर एन एटम्स आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इसमें जो की वर्ड आ रहा है रेडियो एक्टिविटी का, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे आइसोटॉप्स जो कि अनस्टेबल होते हैं, रेडिएशंस को एमिट करते हैं। उस प्रोसेस को, रेडिएशन के एमिट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और हमारे SLO का जो सेकंड पार्ट होगा, कहता है कि क्या रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में प्रोटॉन नंबर तब्दील हो जाता है और एटम की जो शिनाख्त होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स रेडिएशंस को एमिट करते हैं तो इसकी वजह से कोई नया एलिमेंट क्रिएट हो सकता है जिसको हमने रेडियो एक्टिव डिके का नाम दिया था। नेक्स्ट बच्चों, हमारा क्लास वर्क होगा, हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ रह गए हैं वो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट, और फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम करेंगे। और होमवर्क में हमारा टास्क होगा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज ओपन करें। इसमें पहले हम सेकंड का एक्सरसाइज बुक से देखते हैं हमारे कौन कौन से सवाल हैं जो हमने करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का हमने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करना है, और थर्ड का हमने फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट करना है, और फोर्थ पार्ट का हमने थर्ड क्वेश्चन करना है। तो चलें इसके आंसर नोट कर लें। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्राइटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। तो इसका आंसर नोट करें। ट्राइटियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट बिकॉज इट हैज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन। तो बच्चों, ट्राइटियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1, क्योंकि इनके दरमियान इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 2:1 निकलता है। तो इस इम्बैलेंस की वजह से ये जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ये थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है। This imbalance makes the nucleus emit beta particles to achieve stability, transforming into helium-3। तो ये जो इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं ताकि स्टेबिलिटी आ सके और ये एलिमेंट जो होता है वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो होगा, हाउ कैन एन एटम अब्सॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। तो हमने जब बोहर का मॉडल पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो शेल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो न्यूक्लियस से दूर शेल होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो जब कोई भी शेल हाई से लो में वापस आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और जब वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके जाता है। चलें इसका आंसर नोट कर लें। एन एटम अब्सॉर्ब और रिलीज एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। कहता है एटम एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज तब करेगा जब वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के दरमियान मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब एनर्जी टू मूव टू हाई शेल। इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं जब वो चाहते हैं कि अपने से हायर एनर्जी वाले शेल में जाएं, एंड रिलीज एनर्जी एज लाइट व्हेन रिटर्निंग टू लोअर शेल्स। और जब वो लोअर शेल में वापस आने की कोशिश करते हैं तो तब एनर्जी को रिलीज करते हैं। ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, और हर जो शेल होता है वो सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है उसको देखें। व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल। कहता है कि जब हम पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। तो बच्चों, आपको पता है जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी लो होती है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से फासले पर जाते हैं तो इसकी एनर्जी हाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है। इसका आंसर नोट कर लें। ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन increases because the second shell is farther from the nucleus, resulting in a weaker electrostatic attraction। क्योंकि कहता है जो दूसरा शेल होता है वो ज़्यादा फासले पर चला जाता है। Electrons in high shells require more energy to remain at these levels।
और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि अपने आप को शेल में मेंटेन कर सकें। इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इनके अंदर प्रेशर को लो रखा जाता है। प्रेशर को लो क्यों रखा जाता है? ताकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब ना आए और उनके दरमियान कोलिजन ना हो और कम से कम गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, ताकि जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमारा रिजल्ट आ सके। इसका आंसर नोट करें, लोअरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द gas discharge tube reduces the number of gas molecules, allowing electron to move more freely and less collision between gas molecules। कहता है लो प्रेशर हम इसलिए करते हैं ताकि उनके दरमियान गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकें, उनके दरमियान कोलिजन ना हो, फैसिलिटेटिंग आयोनाइजेशन एंड ग्लोइंग ऑफ द गैस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ताकि उनकी आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो सके और जो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट करना है, वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूस कर सकें। इसका हमारा 5वें पार्ट का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स। कहते हैं जब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो साइंसदानों ने ये कैसे अखज़ किया कि तमाम किस्म के एलिमेंट्स के अंदर सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर नोट कर लें, साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ कैथोड रेज इन ऑल गैसेस इंडिकेटिंग यूनिफॉर्मिटी। कहता है कि जब कैथोड रेज की जो डिफ्लेक्शन थी, जब उन्होंने इसको चेक करने के लिए कि ये किस तरफ को मुड़ती हैं, तो उन्होंने हमेशा सेम ही बिहेवियर शो किया, जिसकी वजह से उन्हें ये नतीजा अखज़ किया कि सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी उन्होंने जिस भी तरह की गैस इस्तेमाल की तो हर दफ़ा जो डिफ्लेक्शन थी वो यूनिफॉर्म थी। Similarly, positive rays showed that protons are fundamental particles present in an atom। इसी तरह कहता है जो पॉजिटिव रेज होती हैं उन्होंने भी बताया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एटम्स के अंदर मौजूद होती हैं और उनकी नेचर सेम होती है। इसके बाद बच्चों हमारा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिविटी कहता है क्या होती है और इसकी 3 एप्लीकेशन लिखनी है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का, उसका निशान लगा लें, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप टॉपिक है। तो उसके बाद इसी पेज पर पेज नंबर 25 पर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। तो इसमें से कोई सी 3 एप्लीकेशंस हम करेंगे। ये पेज नंबर 26 तक कंटिन्यू है, तो इनमें से कोई सी 3 एप्लीकेशंस आप करेंगे। होमवर्क आप KPS के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जहां पर आपके टीचर्स आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फी अमानिल्लाह।